हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे पॉइंट के बारे में, बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जिसको हम फ्रैक्चर फ्रैक्चर बोलेंगे। देखो, फ्रैक्चर क्या होता है, किसको बोलते हैं हम? फ्रैक्चर फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज ब्रोकन बोन इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन। मतलब कि फ्रैक्चर हम उसको बोलते हैं जब कोई भी प्रकार का ब्रेकडाउन एक बोन के अंदर हमें देखने को मिलता है। कब? जब किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन हमें बोन के अंदर देखने को मिलता है, जो उसकी कंटिन्यूटी को क्या कर दे? ब्रेक कर दे। जो उसकी कंटिन्यूटी को क्या करे? ब्रेक। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फ्रैक्चर। ठीक है, अब किन कारणों की वजह से हमें फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, मतलब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? तो कॉज क्या होंगे? ड्यू टू के कारण होता है। क्या होता है? तो पहला जो फ्रैक्चर का कारण होगा वो होगा हाई फोर्स। मतलब अगर कोई भी चीज जिसके ऊपर अगर एक नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा प्रेशर डाला जाए तो वो ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर किसी भी चीज पर हम बहुत ज्यादा फोर्स डालेंगे तो वो फोर्स क्या करेगा? इंजरी कर देगा या फिर बोन के टुकड़े कर देगा, है ना। इम्पैक्ट लाइक एक्सीडेंट। और अपन इसी के अंदर ऐड करते हैं एक्सीडेंटल इंजरी को। सपोज एक व्यक्ति हाई स्पीड में चल रहा है और चलते चलते अचानक गिर गया। गिरेगा तो एक फोर्स के साथ में एक जबरदस्त झटका लगता है। ठीक है, अब फोर्स के साथ में झटका लगेगा तो हाई फोर्स पड़ा, और हाई फोर्स पड़ा वो अगर बोन सहन नहीं कर पाए उस कंडीशन में क्या होगा? तो फ्रैक्चर होगा। क्या होगा? फ्रैक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोन वीकनेस। ओल्ड एज के दौरान भी बोन फ्रैक्चर के मोर कॉमन चांसेस देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उस कंडीशन के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन वीक हो जाती है। क्या होगा? कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन वीक हो जाती है। और इसका मेन कारण पैराथायराइड हार्मोन भी हो सकता है। कौन हो सकता है? पैराथायराइड। ये एम्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा बोन सॉफ्टनिंग। बोन सॉफ्टनिंग, ठीक है, बोन सॉफ्टनिंग। बोन सॉफ्टनिंग किसको बोलते हैं हम? तो देखो, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या? ऑस्टियोमलेशिया। इसका मतलब होता है बोन सॉफ्टनिंग। ये भी एक प्रकार की डिजीज है। जो बोन सॉफ्ट होती है उस कंडीशन में टूटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जैसे जन्मते हुए बच्चे को अपन ऐसे थोड़ी है कि आ बेटा, है ना, इस तरीके से अपन घुमाने लगे बच्चे को, नहीं घुमा सकते। क्यों? क्योंकि उसकी बोन सॉफ्ट है ना। सो उस कंडीशन में टूट सकती है। अब अगर यंग एज के दौरान तो बोन मेच्योर हो जाती है, टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट यदि उस कंडीशन में भी बोन सॉफ्ट होती है तो मे बी ब्रेक डाउन। और अगर यंग एज के दौरान बोन सॉफ्ट होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है इमोबिलाइज प्रोलॉन्ग कॉमन। इमोबिलाइज वो व्यक्ति जो लंबे टाइम से क्या कर रहे हैं? बेड रेस्ट कर रहे हैं। लंबे टाइम से बेड रेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर घूम नहीं रहे हैं, उनकी वॉकिंग नहीं है, उनकी रनिंग नहीं है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो जो अनकॉन्शियस है। किसकी बात कर रहे हैं? जो अनकॉन्शियस है वो पेशेंट, उनका जनरली इस प्रकार से मैकेनिज्म होता है जो हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ा जाता है। और हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ाएगा उस कंडीशन के अंदर बोन से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो बोन के पास तो कैल्शियम कम हो जाएगा। अगर कैल्शियम बोन के पास में कम हो जाता है उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? तो जब भी पेशेंट कॉन्शियस कंडीशन में आता है और वॉक करने की कोशिश करता है, बाय द वे गिर जाए तो उस कंडीशन में फ्रैक्चर कॉमन होता है। ठीक है, अब देखो, इमोबिलाइज के दौरान हमें कहाँ कहाँ पर फ्रैक्चर देखने को मिलेंगे, मतलब मोस्ट कॉमन साइट।
इमोबिलाइजेशन के दौरान मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन सी होती है? तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? नंबर 1 है रिस्ट जॉइंट, मतलब कलाई, मतलब कलाई। दूसरा एंकल जॉइंट, मतलब लेग, टार्सल और टिबिया फिबुला के बीच में, ठीक है। जहां पर टिबिया फिबुला टार्सल बोन से जुड़ी होती है वहीं पर एंकल जॉइंट होता है। तो उस एंकल जॉइंट के अंदर भी फ्रैक्चर होने का चांसेस रहता है। इसके अलावा पेल्विक वाला हिप जॉइंट, ये किसका है? पेल्विक, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर तो फ्रैक्चर इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पूरी बॉडी का प्रेशर पॉइंट है। क्या है? प्रेशर पॉइंट। क्यों बोल रहे हैं इसको प्रेशर पॉइंट? क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो एंकल जॉइंट बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या करता है? बैलेंस बनाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्चर। टाइप ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, बट मैंने बहुत स्मॉल लेटर के अंदर, स्मॉल पॉइंट के अंदर सबको कलेक्ट कर लिया। देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्चर में अकॉर्डिंग टू स्किन रप्चर। अगर स्किन रप्चर होती है तो हम उसको किस नाम से बोलेंगे? तो इसके अनुसार फ्रैक्चर को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। कितने भागों में? 2 टाइप में, ठीक है। पहला है क्लोज फ्रैक्चर, पहला है क्लोज फ्रैक्चर। और ये क्लोज फ्रैक्चर कौन सा होता है? क्लोज का मतलब क्या है? बंद। क्या है? बंद, ठीक है। बंद का मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी चीज, कोई भी प्रकार की इंजरी होती है तो उस इंजरी की वजह से जो भी मटेरियल होता है वो केवल अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इन विच बोन क्रेक, मतलब बोन तो इसके अंदर टूटती है बट डोंट क्रॉस द स्किन, स्किन को क्रॉस नहीं करती। और अगर ऐसा होता है तो हमें सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलेगा? तो हमें देखने को मिलेगा हेमेटोमा। क्या मिलेगा? हेमेटोमा। हेमेटोमा का मतलब क्या होता है? तो हेमेटोमा का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग। मतलब ये मान लो हमारी बॉडी का कोई पार्ट है और ये दोनों तरफ स्किन है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये बोन थी और ये अगर दो भागों में टूट गई यहाँ पर, तो जो भी ब्लड आएगा वो ब्लड यहीं यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इकट्ठा होगा तो हमें मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग। क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग, मतलब सूजन आ जाएगी उस एरिया पर, है ना। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है। दूसरा है हमारा ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर का मतलब क्या है? ओपन मतलब स्किन कट गई है और कट के बोन बाहर आ गई है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। बोन क्रेक, इसके अंदर क्या होगा? बोन टूट जाएगी, ठीक है, क्रेक हो जाएगी। क्रॉस द स्किन, और स्किन को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी, स्किन को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। रिमूव फ्रॉम स्किन, स्किन से रिमूव हो जाएगी। अच्छा डायग्राम दिखाते हैं इसका, कौन सा होता है ओपन फ्रैक्चर और कौन सा होता है क्लोज फ्रैक्चर। देखिए ये है हमारा ओपन फ्रैक्चर। कौन सा है? ओपन। क्यों इसको हम ओपन क्यों बोल रहे हैं? तो देखो ये बोन की कंटिन्यूटी इस प्रकार थी, ठीक है, इंटरनल। पर बोन कहाँ निकल आई? तो बोन निकल आई आउटसाइड, आउटसाइड द स्किन, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ओपन फ्रैक्चर। ये स्किन की आउटर लेयर है, ठीक है, बट बोन टूट गई, बोन टूटकर दो भागों में डिवाइडेड हो गई, बट इसका किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकलना हुआ, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जाहिर सी बात है टूटी है तो वसल्स भी टूटी होगी, अगर ये टूटी है तो वसल्स भी टूटी होगी, और अगर वसल्स टूटी होगी तो ब्लीडिंग हुई होगी, ठीक है। और अगर ब्लीडिंग हुई होगी तो इकट्ठी हुई होगी, एक जगह पर इकट्ठी हुई होगी। अगर इकट्ठी हुई होगी तो हमें किस रूप में दिखेगी? वो स्वेलिंग के रूप में,
ठीक है, इतना ध्यान रखना कि बोन टूटेगी, बोन के साथ में मसल्स अटैच होती है, वो भी टूटेगी। अगर वो टूटेगी तो ब्लड ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो ब्लड इकट्ठा होगा, ब्लड इकट्ठा होगा तो स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पर आता है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर। कौन सा है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो सबसे कॉमन है। कौन सा? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। टाइप ऑफ फ्रैक्चर, अभी तो हमने ओपन एंड क्लोज देखा था, अब देखते हैं फ्रैक्चर कौन से होते हैं। तो फ्रैक्चर में नंबर 1 पर आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसका जो नाम दिया था वो नाम किसने दिया था? एनालॉजी विथ ग्रीन। किसने? एनालॉजी। ठीक है, और वन साइड ऑफ ब्रोकन एंड अदर साइड इज बेंडिंग। इसके अंदर क्या होता है, एक साइड तो टूट जाती है और दूसरी साइड बेंड हो जाती है। मतलब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो बोन है वो दूसरी साइड से बेंड हो गई। मतलब मान लीजिए ये बोन है, सबको दिखाई दे रहा है, आई होप सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इस प्रकार से बोन है, तो अगर वो बेंड हो रही है, मतलब इस तरीके से झुक रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो टूटेगी टूटेगी, है ना। बेंड तो इस तरफ से हो रही है, पर जिस तरफ से ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है, ज्यादा स्ट्रेचिंग कहाँ से होगी? इस तरफ से। ठीक है, तो यहाँ से जो बोन है वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बेंडिंग वाला, यहाँ तो श्रिंकिंग हो रही है सेल्स, है ना। सो कभी भी अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन के अंदर बोन टूटेगी। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा उसका। मोस्ट कॉमन अंडर 10 ईयर ऑफ एज, मतलब 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन जो फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि चाइल्ड एज के दौरान निम्न में से कौन सा फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है? तो कौन सा फ्रैक्चर होगा? ग्रीन स्टिक। ठीक है, ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। अब देखो इस कंडीशन के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के दौरान उसकी जो बोन होती है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, ठीक है, बोन होती है वो सॉफ्ट होती है। और जो अगर सॉफ्ट बोन होती है तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं? ओस्टियोमलेशिया। क्या? ओस्टियोमलेशिया, नाम याद रखना। ठीक है, ए टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और ये किस प्रकार का फ्रैक्चर है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरा नहीं टूटा, मतलब केवल दरार आई है ना, उसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, वन साइड इज ब्रोकन एंड अदर साइड इज बेंडिंग। मतलब दूसरी साइड में क्या होता है? बेंड पड़ जाता है। तो ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है मैंने। बच्चों के हाथ में इस तरीके से घूम जाती है। जनरली ये कब होता है? जब हाई फोर्स पड़े। कब होता है? जब हाई फोर्स पड़े। अगर ज्यादा फोर्स पड़ेगा उस कंडीशन के अंदर बेंड होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हाई फोर्स के दौरान ये इस तरफ से क्या हुआ? ब्रेक हो गई और दूसरी तरफ से बेंड हो गई। समझ में आया? एक साइड से बेंड हो जाएगी, दूसरी साइड से ब्रेक हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। चूंकि यहाँ पर देखो फ्रैक्चर बहुत कम है और क्लोज फ्रैक्चर है। अगर अपन इसको बोलेंगे कौन सा फ्रैक्चर बोलेंगे? क्लोज, क्योंकि बोन टूटकर बाहर नहीं निकली ना, बोन टूटी यहाँ पर। अगर टूटी नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट तो कब होता? जब बोन पूरी टूट जाती है ना। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर कौन सा फ्रैक्चर है? वो है टू लाइन फ्रैक्चर की 2 लाइन फ्रैक्चर। ये कौन सा फ्रैक्चर होता है? तो ए टाइप ऑफ पैरेलल। कौन सा टाइप है? एक टाइप का फ्रैक्चर है जिसके अंदर पैरेलल या स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब होता है इस प्रकार से। ठीक है, और मेन एक्सिस मतलब बीच का जो पार्ट होता है बोन का, उस बीच के पार्ट पर फ्रैक्चर हो जाना, उसको हम बोलते हैं कौन सा? टू लाइन फ्रैक्चर। मान लीजिए कि ये बोन है, ठीक है, इस बोन के
पैरेलल मतलब मिड सेंटर, और एक्सिस मतलब मिड सेंटर, यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाना ये कहलाता है टू लाइन फ्रैक्चर। ठीक है। और इस फ्रैक्चर के अंदर स्पाइरल क्यों लिखा है, तो कभी भी फ्रैक्चर स्ट्रेट लाइन स्केल से खींचकर फ्रैक्चर नहीं होता है। ये फ्रैक्चर किस तरीके से होता है, तो ये फ्रैक्चर जब भी होता है तो आपको वहां पर इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। इसकी जो रिकवरी टाइम होती है वो कितने दिन की होती है, 5 से 10 दिन, क्योंकि जनरली इसके अंदर हमें बोन के ऊपर एक प्रकार की लाइन ही देखने को मिली थी फ्रैक्चर के रूप में। ठीक है, इसलिए इसकी रिकवरी फास्ट होगी। ठीक है। देर आर टू टाइप, अब इसके दो प्रकार है, कौन कौन से हैं, एक ओब्लिक हो सकता है। ओब्लिक का मतलब क्या होता है, अपन बहुत सारा लिखते हैं 2/3, ये बट्टे क्या है, ये ओब्लिक का निशान है। क्या है, ओब्लिक। ठीक है, ये ओब्लिक का निशान है। सो ओब्लिक फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर जो 45 डिग्री एंगल पर होता है, बस ये है अपने काम की चीज। क्या है कि 45 डिग्री एंगल पर अगर फ्रैक्चर हुआ तो हम उसको किस नाम से बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे ओब्लिक फ्रैक्चर। अब इसमें स्पाइरल भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है। स्पाइरल मतलब ये जो हमने 2/3 दिखाया है, इसका निशान इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इस तरीके का, ये हो गया स्पाइरल। स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को ही हम स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब अपन हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हैं। किससे, हॉरिजॉन्टल। सो इसके अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का मतलब ये बोन है और बोन का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये है हॉरिजॉन्टल। कौन सा, हॉरिजॉन्टल, या अपन बोल सकते हैं ट्रांसवर्स। सेक्शन काटे होंगे अपन ने कि वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। सो ट्रांसवर्स सेक्शन भी आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज को हम बिल्कुल 90 डिग्री से काटते हैं, प्याज छीलते हैं, है ना, प्याज को तो अपन फिर भी 45 पे काटते हैं, पर आलू छीलते हैं, उन आलू को अपन कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। नहीं तो आप देख लेना प्रैक्टिकली। ठीक है। सो ट्रांसवर्स जो फ्रैक्चर होता है उसको अपन 90 डिग्री एंगल पर जनरली देखते हैं फ्रैक्चर को। ठीक है। फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर की लाइन होती है वो कैसी होती है, पेरिपेंडिकुलर। कैसी होगी, पेरिपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब जैसे मैंने लाइन खींची है वैसी ही होगी इन ट्रांसवर्स प्रोसेस। और जो इसकी प्रोसेसिंग होती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स। मतलब अगर ये बोन है तो ये बोन आपस में कटेगी कहाँ से, तो यहाँ से। इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है। रिकवरी टाइम अगर इसका हम देखें तो 4 से 6 वीक, मतलब 1.5 महीना, 1.5 मंथ, है ना। एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, 1.5 मंथ मतलब 6 वीक का मतलब 1.5 मंथ। ठीक है। तीसरा और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, कौन सा फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर देखो बहुत खास है, बोन क्रश, मोस्टली सीन इन एक्सीडेंटल इंजुरी। कब देखने को मिलेगी, एक्सीडेंटल इंजरी के दौरान हमें देखने को मिलेगी। और इसके अंदर पहचान इसकी यही है कि जब भी इस प्रकार का फ्रैक्चर होगा तो बोन के साथ में हमें 2 से 3 टुकड़े देखने को मिलेंगे। अगर ये टूट गई तो इसके 1, 2, 3, 2 या 2 से ज्यादा अगर टुकड़े देखने को मिलता है तो हम इसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर के अंदर रख देते हैं। ठीक है। आपको डायग्राम भी दिखा दें इसका, इससे पहले मैंने आपको बताया था लाइनर फ्रैक्चर, तो उसका भी दिखा दें।
सो यहाँ पर देखिए आपको लाइनर देखने को मिलेगी, जैसे ये लाइन देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं लाइनर फ्रैक्चर। ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइनर फ्रैक्चर के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, और इसके नीचे अपन चलते हैं, ये देखो किस प्रकार की प्रोसेस दिखाई दे रही है, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ये हमें दिखाई दे रही है क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रप्चर हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसके अंदर देखो क्या है, ये बोन है और बोन के 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए। ठीक है, 5 तो टुकड़े हैं और 2 ये आपस में टूट गई। ठीक है, तो 7 टुकड़े हो गए टोटल। इसका मतलब क्या है, कौन से टाइप का फ्रैक्चर है, तो ये है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि 2 से 3 फ्रेगमेंट में टूट जाती है या मोर एंड मोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो रिक्वायर एक्सटर्नल फिक्सेशन और एंड स्प्लिंट, हमें बाहर से इसको फिक्स करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। इसका है ओब्लिक डिस्प्लेस फ्रैक्चर, कि ओब्लिक है और डिस्प्लेस है। डिस्प्लेस का मतलब कि अपनी लोकेशन को ही चेंज कर दिया, डिस्प्लेस का मतलब क्या है, लोकेशन चेंजेज, लोकेशन चेंजेज। टाइप ऑफ ओपन फ्रैक्चर, पहले तो किस टाइप का फ्रैक्चर है, तो ये टाइप ऑफ ओपन फ्रैक्चर है, मतलब स्किन से बाहर बोन निकल आई, मतलब ये वाला। ठीक है, स्किन के बाहर बोन निकल आई, तो इसको हम बोल रहे हैं कौन सा, ओब्लिक डिस्प्लेस फ्रैक्चर। ब्लीडिंग एंड हेमरेज कॉमन, अब बोन बाहर निकलेगी तो वसल्स को भी तोड़ेगी, और अगर वसल्स को तोड़ेगी तो ब्लीडिंग होगी। ठीक है, सो ये किस प्रकार का फ्रैक्चर हो जाएगा, जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है और हेमरेज होता है। ठीक है, ये कॉमन है। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर, कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं, तो डिवाइडेड हो गया, सेपरेट सेपरेट, अलग अलग डिवाइडेड हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, complete fracture। bone divided in two part, because bone divided in two part, bone 2 भागों में डिवाइडेड होगी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट नंबर 5 की बात करें तो कंप्रेस इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ये कौन सा फ्रैक्चर है, कंप्रेस, पहले तो दबाव डाला गया, दूसरा इम्पैक्ट फ्रैक्चर, ऑल्सो नोन एज टेलीस्कोप फ्रैक्चर। ये कौन सा फ्रैक्चर है, पहली चीज दबाव डालने की वजह से जो फ्रैक्चर हुआ है, और इसको हम टेलीस्कोप्ड फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। इट्स मीन, और टेलीस्कोप का मीन्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वन पार्ट स्लाइडिंग आउट फ्रॉम अनदर, कि जो एक पार्ट था उसका मूवमेंट हो गया किसी अदर्स पार्ट की तरफ। अब अदर्स पार्ट की तरफ मूवमेंट होगा तो किस तरफ होगा, तो देखो यहाँ पर सिंपली लिखा है अपवर्ड डिस्प्लेस, मतलब जो बोन है या तो वो ऊपर चली जाए, मतलब अगर ये अलाइनमेंट होता है एक बोन का, तो अगर बोन टूटती है, टूटने के दौरान अगर इस अलाइनमेंट में चली जाए तो हम उसको बोलते हैं कंप्रेस इम्पैक्ट फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे, कंप्रेस इम्पैक्ट फ्रैक्चर। तो हमें वापस इस कंडीशन में लाने के लिए यूज करना पड़ता है ट्रैक्शन, उसकी बात हम आगे करेंगे। सो इसके भी डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये जो पार्ट है ये थोड़ा स्लाइटली नीचे आ रहा है, ठीक है, जबकि जो ये पार्ट है दूसरा नीचे वाला पार्ट ये ऊपर जा रहा है, मतलब जो लोकेशन है वो इस तरीके की होनी चाहिए थी दोनों की, बट दोनों अप एंड डाउन हो गई, इस प्रकार से हो गई। ठीक है, या फिर इस तरीके की सिचुएशन, ये भी उसी को शो कर रहा है, ये भी उसी को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर गैप जैक्शन आ गया। ठीक है, अब ट्रैक्शन लगाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उतना ही प्रेशर में ना जाए, ज्यादा चला जाए और गैप बन जाए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इनको वापस जो अलाइनमेंट में लाया जाता है उसका भी सेम ये प्रोसीजर है जो A to E दिखाया गया है, A to E।
इसी तरीके से इनको वापस रिप्लेस थेरेपी के अंदर लाया जाता है। सो बात करते हैं साइन सिम्टम्स की, कि हमें फ्रैक्चर के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जब हड्डी टूटेगी या बोन टूटेगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पेन, ठीक है। टेंडरनेस ऑफ इंजुरी साइट, ये भी हमें देखने को मिलेगा। पेन, स्ट्रॉन्ग पेन देखने को मिलेगा यहाँ पर। कौन सा, स्ट्रॉन्ग पेन। स्ट्रॉन्ग पेन का मतलब क्या होता है, बहुत जबरदस्त पेन। अगर स्ट्रॉन्ग पेन देखने को मिलेगा तो हमें एनाल्जेसिक भी कौन सी देंगे, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। अब स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक कौन सी है, तो हम स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक में यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन देंगे, तो मॉर्फिन डेरिवेटिव। और मॉर्फिन डेरिवेटिव में क्या आता है, तो मॉर्फिन डेरिवेटिव में यहाँ पर अपन इनको प्रोवाइड करेंगे ट्रामाडोल। क्या देंगे, ट्रामाडोल, जो इसको तुरंत पेशेंट को रिलीव कर देगा या तुरंत पेशेंट को आराम मिल जाएगा। दूसरा हमारा सिम्टम्स है वो है स्वेलिंग एंड रेडनेस। देखो मैंने आपको बताया था कि बोन अगर टूटती है और अगर वो ओपन फ्रैक्चर नहीं है तो जो कलेक्शन होगा वो कहाँ होगा, इंटरनल पार्ट में। इंटरनल पार्ट में होगा तो ये पार्ट हमें कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से स्वेलिंग, है ना, इसको हम बोलते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग की जनरल डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आ जाए, उसी को हम स्वेलिंग बोलते हैं, ठीक है। सो स्वेलिंग हमें दिखाई देती है और स्वेलिंग के साथ रेडनेस, इसका मैनेजमेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है इचमोस्ट एंड बुशिंग इंजुरी होगी, ठीक है। पेरेस्थेसिया एंड फंक्शनल लॉस, ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जो हम 6PS के अंदर देखते हैं। 6P के अंदर बोन के खास सिम्टम्स में आता है 6P, और 6P का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट P का मतलब है पेन, जिसका फुल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ये दे दिया था। नेक्स्ट है प्रेस्थेसिया। प्रेस्थेसिया का मतलब क्या है, नंबनेस, मतलब पैरों के अंदर सनसनी महसूस होती रहेगी, नंबनेस, ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ चल रहा है, सेंसेशन महसूस होंगे जबरदस्त, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेस्थेसिया, ठीक है। नेक्स्ट है पल्सलेसनेस। पल्सलेसनेस का मतलब हमें पेंट पल्स महसूस होगी, पेंट पल्स। पेंट पल्स का मतलब क्या होता है कि कमजोर पल्स महसूस होगी, वो कमजोर होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉलर। पॉलर का मतलब स्किन टोन होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, पेल येलो, है ना, हल्के येलो कलर के, ठीक है। या फिर अपन ये से बोल सकते हैं कि जो स्किन टोन है या स्किन है वो हमें पेल कलर की दिखाई दे रही है। इसके अलावा नेक्स्ट पी का मतलब होता है पैरालाइसिस। पैरालाइसिस का मतलब होता है मसल्स मूवमेंट होते हैं वो वीकनेस में चले जाते हैं या मसल मूवमेंट वीक हो जाते हैं, उतने परफेक्ट नहीं रहते जितना एक नॉर्मल कंडीशन में थे, इसी को हम बोलते हैं पैरालाइसिस। पैरालाइसिस वो भी होता है जिसके अंदर कंप्लीट लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट लॉस, किसका, न्यूरॉन का, जिसकी वजह से जो ऑर्गन होते हैं वो फंक्शन लेस हो जाए, फंक्शन लेस हो जाए, तो अपन पैरालाइसिस उसको भी बोलते हैं, पर वो भी एक अनोदर टाइप में काउंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। कॉम्प्लिकेशन ऐसी कंडीशन में क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे नंबर 1 पर आता है फेट इम्बोलिज्म। फेट इम्बोलिज्म का मतलब क्या है, देखो फेट का मतलब तो फेट ही होता है ना, फेट का मतलब क्या होगा, फेट, ठीक है। एम्बोलिज्म का मतलब और सिंड्रोम का मतलब, एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज, क्या होगा, ब्लॉकेज। एम्बोलिज्म आपने सुना होगा एयर इम्बोलिज्म, है ना, कभी कभी। और एयर इम्बोलिज्म का तो सिम्टम्स होता है कि आधा शरीर ठंडा और आधा शरीर गर्म रहता है, ठीक है। बट यहाँ पर फेट इम्बोलिज्म हो रहा है क्योंकि हड्डी जब टूटेगी तो वसल्स के अंदर क्या कलेक्ट हो जाएगा, फेट, और फेट कलेक्ट हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। पॉकेट ड्यू टू लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, पहली चीज और कॉमन क्या है कि फेट एम्बोलिज्म हमें कब देखने को मिलता है, तो या तो जब फीमर टूटेगी या फिर हुमरस टूटेगी, या जो भी लॉन्ग बोन है केवल वो टूटेगी, तभी हमें देखने को मिलेगा क्या, फेट एम्बोलिज्म। तो मोस्ट कॉमन तो आ गया फीमर के लिए, और दूसरा आ गया हुमरस के लिए। ठीक है, फिर टीबिया फिबुला, रेडियस अल्ना, ये भी हो गई क्योंकि ये भी तो लॉन्ग ही बोन है। टीबिया फिबुला और रेडियस अल्ना, ये सब क्या है, ये सब लॉन्ग बोन के पार्ट है। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि केवल फीमर के अंदर ही हमें ये देखने को मिल सकती है, तो चूंकि जहां पर फेट का कलेक्शन ज्यादा होगा वहीं पर फेट एम्बोलिज्म के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सो फीमर के पास में आपको पता है थाई होती है, और थाई के अंदर फेट का कलेक्शन अच्छा खासा होता है, तो फेट एम्बोलिज्म होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे कंडीशन में बढ़ते हैं। और ये फैट एम्बोलिज्म भी हमें कब देखने को मिलता है, ये 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ही मिलता है। मतलब रिस्क फैक्टर, रिस्क की टाइम कितना हुआ, 48 से 72 घंटे। ए डिसरप्शन टू ब्लड सप्लाई कॉज बाय फैट ग्लोब्यूल्स इन द ब्लड वेसल्स, की फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, मोस्टली सीन व्हेन द पेशेंट इज प्रोलॉन्ग इमोबिलाइज, और ये मोस्टली उनके अंदर भी कॉमन रहेगा जो लंबे टाइम से क्या नहीं कर रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, या फिर जिनके मूवमेंट बहुत कम होता है, उन पेशेंट के अंदर भी हमें कॉमनली देखने को मिलेगा। ठीक है, ईटियोलॉजी के अंदर जाएं तो मोस्ट कॉमन एज, इसकी मोस्ट कॉमन एज कौन सी होती है, तो वो है 10 से 40 साल। ठीक है, देखो ये यहाँ पर भी कुछ बेसिक चीजों के साथ में, क्योंकि हर चीज किसी न किसी रीजन के साथ में होती है, तो 10 साल से 40 साल ही क्यों बताया गया है, क्योंकि इन कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर फेट की मात्रा एक हाईएस्ट लेवल पर होती है, हाईएस्ट। बट अगर अपन ओल्ड एज के अंदर देखें ना, तो ओल्ड एज के जो अधिकांश मेंबर है वो हमें बहुत सिकुड़े हुए या फिर बहुत पतले दुबले मिलते हैं, मतलब उनके अंदर फैट का लेवल बहुत कम है। सो ये भी हमें कॉमनली देखने को मिलेगा। सो उनके अंदर भी हमें फैट का लेवल है कम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कॉमन इन फैटी एंड ओबेसिटी पर्सन, ये किसके अंदर कॉमन है, जो फैटी है, बहुत मोटे हैं और बहुत ओबेसिटी वाले हैं। ठीक है, उनके अंदर ये कॉमन देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर, अब देखो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो रही है, क्या ब्लॉक हो रहा है, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिलेगा, और ये होगा एक कॉम्प्लिकेशन, क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फेट एम्बोलिज्म, फेट के डिपोजिशन होने के एक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। दूसरा आते हैं हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर, बहुत अच्छा पॉइंट है जिसकी हमने ऊपर एक सिम्टम्स के अंदर बात की थी, उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, पेनफुल एंड डेंजरस कंडीशन, पहली चीज एक पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, दूसरी डेंजरस होती है। क्यों होती है, कोज क्या है उसका, तो इंटरनल ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग। अब अंदर ब्लड आएगा, और ब्लड अगर किसी भी एक स्पेस के अंदर आता है तो वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेलिंग की वजह से पेन तो जबरदस्त होगा। ठीक है, इन विच इंक्रीज टिश्यू प्रेशर, और जो पेन होता है वो पेन क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, जो टिश्यू प्रेशर था वो बढ़ गया, ड्यू टू स्वेलिंग डिक्रीज ब्लड फ्लो। अब हम वहां पर क्या करेंगे, सॉरी, अगर ऐसा होता है वहां पर, तब क्या होगा, स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग क्या करती है, कंप्रेस करती है, स्वेलिंग क्या करती है, कंप्रेस, किसको कंप्रेस करेगी, उसके आगे की सप्लाई को, और आगे की सप्लाई अगर
कंप्रेस होगी, उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड सप्लाई, एंड सप्लाई। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में हमें इस्कीमिया देखने को मिलेगा। तो कहाँ का पॉइंट, कहाँ के वर्ड आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे बिजली के बोर्ड के अंदर जिस तरीके से तार अटैच होते हैं, सेम हमारी बॉडी के अंदर भी सारे सिस्टम इंटरलॉक है एक दूसरे के साथ में। सो हमें बस उन्हीं तारों को पकड़ के चलना है। सो ये होता है, इस तरीके से इस्कीमिया देखने को मिलता है। और अगर इस्कीमिया होता है तो आप आगे समझ ही गए आगे क्या हो सकता है, मतलब कोड ब्लू हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, जिसका हम दूसरे नाम एमआई के नाम से जानते हैं। खास पॉइंट की बात अब कर रहे हैं अपन, फेशियोटोमी। क्या, फेशियोटोमी। फेशियोटोमी क्या होता है, ए टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, एक प्रकार की ट्रीटमेंट थेरेपी है। क्या है, एक प्रकार की ट्रीटमेंट थेरेपी। इस ट्रीटमेंट थेरेपी के अंदर क्या होता है, तो क्या होगा, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके द्वारा इंसिशन लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाकर जितना भी ऑब्टेन मटेरियल होता है, जितना भी अंदर का कलेक्शन होता है, उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया जाता है। क्या होगा, उसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज प्रेशर एंड ब्लड फ्लो। मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ड्यू टू रिमूवल ऑफ ऑब्टेन मटेरियल। ऑब्टेन मटेरियल का रिमूव हो जाने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, जो प्रेशर था वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अपन ये किसके अंदर ऐड करेंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर और टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही था। इसका जो स्टेप है उस स्टेप को हम अगली क्लास के अंदर रीड करेंगे। सो थैंक यू ऑल।